नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार, समस्याएं बेशुमार। अगर तुम बताओ तुम खा सकते हो कीड़ा वाला खाना तो हम भी खा सकते हैं। अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर देश में अब तक आपने नेताओं के धरने देखे होंगे, कर्मचारियों के आंदोलन देखे होंगे, जेन जी युवाओं के द्वारा पेपर लीक और रोजगार के लिए जंतर मंतर पर हुंकार भरते भी आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा। लेकिन अब हम इस देश में उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और अब ये इस देश में वो हो रहा है जो शायद किसी सरकार ने, किसी हुक्मरान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम बात कर रहे हैं 2013 और 14 के बाद जन्मे वो मासूम बच्चे। आज ये बच्चे अपने हक के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो देश का भविष्य किताबों के साथ होना चाहिए था, लेकिन आज वही भविष्य हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर सड़कों पर खड़ा है। कहीं बच्चे कीड़े वाला मिड डे मील खाने को मजबूर हैं और इसको लेकर वो मुखर विरोध कर रहे हैं। कहीं पीने का पानी नहीं है तो कहीं बिजली नहीं है और कहीं बैठने के लिए बेंच तक के लिए बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और भीषण गर्मी में कहीं बिजली तो है लेकिन स्कूल में पंखे नहीं है, तो बच्चे कहीं ना कहीं अब सवाल कर रहे हैं। सरकारें शिक्षा सुधार के दावे कर रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया जाता है शिक्षा के नाम पर, लेकिन जमीनी तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। आखिर बच्चों के हिस्से में सम्मान, बुनियादी सुविधाएं कब आएंगी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से आई ये 4 तस्वीरें सिर्फ 3 राज्यों की कहानी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं जो बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने का दावा करती है। आजादी के 78 सालों बाद भी बच्चों को बेहतर स्कूल, बुनियादी सुविधाएं, पानी और पंखे के लिए अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर हमारा शिक्षा तंत्र कैसे काम कर रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अगर तुम बताओ तुम खा सकते हो कीड़ा वाला खाना तो हम भी खा सकते हैं। सरकारी फाइलों में शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, दावों में स्कूल आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के तामिया में मासूम बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मिड डे मील में कीड़े वाला खाना परोसा गया। जब बच्चे अपनी थाली से कीड़े निकालकर दिखाने लगे तो सवाल सिर्फ खाने का नहीं रहता, बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता का हो जाता है। जिस भोजन से कुपोषण मिटाना था, वही भोजन बच्चों की सेहत पर सवाल बन जाए तो जवाब कौन दे? अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जो उत्तर प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। शहर के राजा मंडी स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज, जो कभी सैकड़ों विद्यार्थियों की चहल पहल से गुलजार रहता था, आज पूरी तरह बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हालात यह है कि पूरे विद्यालय में अब महज 12 नामांकित बच्चे हैं, जबकि उन्हें पढ़ाने और व्यवस्था संभालने के लिए 6 शिक्षक, 1 प्रधानाचार्य और कुल 7 शिक्षाकर्मी तैनात हैं। आपको बता दें कि विद्यालय में पिछले लगभग 20 वर्षों से स्थायी बिजली कनेक्शन तक नहीं है। बिजली न होने का सीधा असर विद्यार्थियों और शिक्षकों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति के अभाव में सबमर्सिबल और मोटर तक नहीं चल पाते, जिससे पीने के पानी का गंभीर संकट बना रहता है। पानी न होने की वजह से शौचालयों की सफाई और इस्तेमाल में भारी असुविधा होती है। सुविधाओं के अभाव के बीच स्कूल परिसर में आवारा बंदरों का जमावड़ा छात्रों और स्टाफ के लिए हर वक्त डर का माहौल बनाए रखता है। बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे गए, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। सर, यहाँ पर क्लासेस तो लगभग 12 हैं और छात्र संख्या यहाँ पर बहुत शून्य के बराबर ही है, बहुत कम है यहाँ पर छात्र संख्या। छात्रों की संख्या लगभग 12 है यहाँ पर इस समय। और अध्यापक यहाँ पर मुझे मिला के फिलहाल में 7, हम लोग 7 हैं, 6 टीचर हैं और 1 मैं प्रिंसिपल। ऐसे माध्यमिक में 7 है। मतलब ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर छात्र जो है एडमिशन नहीं लेते और उसमें पढ़ने नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कारण यहाँ की संख्या छात्रों की 12 ही रहेगी, ऐसा क्या है? सबसे मेन कारण तो यहाँ बिजली का ना होना है
और यहाँ पर बंदर भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक थोड़ा सा, बच्चे डर के मारे भी यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे होती हैं, टॉयलेट, लेटरिन, हाँ बाथरूम, पानी की जो, तो यहाँ पूरी व्यवस्था है या नहीं? सर, टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन जब पानी ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? लाइट और पानी तो सबसे मेन चाहिए। कब से लाइट नहीं है यहाँ लगभग? लगभग सर, मुझे आए हुए 20 साल हो गए हैं, 20 साल से यहाँ पर लाइट नहीं है। अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है, जहां किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज के हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। कारण स्कूल में बिजली नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, बैठने के लिए बेंच नहीं और शिक्षा व्यवस्था बदहाल। बच्चों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। प्रशासन हरकत में आया, पुलिस पहुंची, तहसीलदार पहुंचे, जिला विद्यालय निरीक्षक भी पहुंचे। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक था तो बच्चों को आंदोलन क्यों करना पड़ा? और अब बिहार के गया की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां सरकारी स्कूल में गर्मी से बेहाल बच्चे, पंखे खराब, हैंडपंप बंद। बच्चों ने विरोध किया। प्रशासन ने पहले निचले स्तर के कर्मचारियों को भेजकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस बार बच्चों ने साफ शब्दों में कहा, छोटे अधिकारी नहीं, डीएम साहब को बुलाइए। और आखिरकार जिला अधिकारी को खुद स्कूल पहुंचना पड़ा। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये व्यवस्था को आईना दिखाने वाला संदेश था। 3 राज्य 4 तस्वीरें, लेकिन सवाल एक ही है, क्या आज भी बच्चों को अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित है? क्या मिड डे मील, साफ पानी, बिजली और बेंच जैसी बुनियादी सुविधाएं भी आंदोलन के बाद ही मिलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर देश का भविष्य ही व्यवस्था से लड़ने लगे तो आने वाले कल की तस्वीर कैसी होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस देश ने तमाम आंदोलन देखे हैं, नेताओं के आंदोलन देखे हैं, समाज सेवियों के आंदोलन देखे हैं, तमाम विभागों के लोगों ने अलग अलग समय समय पर आंदोलन किए हैं। और जैन जी के भी आंदोलन जो है वो भी हुए हैं और उसको भी देश ने देखा है। और भी हाल ही फिलहाल में जो जंतर मंतर पर जैन जी ने आंदोलन किया नीट परीक्षा लीक को लेकर, वो आंदोलन भी देश ने देखा। लेकिन अब जो आंदोलन छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जिसको जेन अल्फा कहा जा रहा है, ये बच्चे अपने अधिकारों की मांग के लिए, असुविधाओं के लिए अब आंदोलित हैं। और इस आंदोलन को तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सुखद तस्वीरें हैं कि अब ये जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी जागरूक हो रहे हैं, इनको भी अपने अधिकार पता चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये गिरेबान में झांकने का वक्त है कि आखिर इन मासूम बच्चों को स्कूल में बेहतर स्कूल, बैठने की उचित व्यवस्था, पीने के लिए उचित पानी और हवा के लिए पंखा, ये बुनियादी अगर मांग इन बच्चों को करनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा तंत्र जो है और उसकी बुनियादी व्यवस्थाएं वो ठीक नहीं है, जिसको लेकर आज ये बच्चे आंदोलन करने को मजबूर हैं। और ये जेन अल्फा, ये बच्चे डिजिटल युग के बच्चे हैं, 2013-14 के बाद जन्मे ये बच्चे, इनको भी लगने लगा है कि शायद आंदोलन के बाद ही उनके अधिकार मिलेंगे, क्योंकि ये भी देश और दुनिया को देख रहे हैं और ये भी देखते हैं कि तमाम देशों में या हमारे देश में भी तमाम ऐसे स्कूल हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं हैं, फिर आखिर हमारे स्कूल में सुविधाएं क्यों नहीं है? हमको मिड डे मील का भोजन मिल रहा है, उसमें कीड़े क्यों मिल रहे हैं? हमारे स्कूल में पंखे क्यों नहीं है, बेंच क्यों नहीं है, पीने का स्वच्छ पानी क्यों नहीं है? ये सवाल ये बच्चे कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब व्यवस्था को देना होगा, शिक्षकों को देना होगा और हम सबको देना होगा। आज इसी गंभीर विषय पर हम चर्चा लेकर आए हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। चंद्रेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रत्ना पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी अभिभावक संघ से अभिभावक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजभूषण सिंह जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौली सेठ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कुछ युवा जैन जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चंद्रेश जी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं चंद्रेश जी, शिक्षा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको विकसित करने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, तमाम दावे भी कर रही है। सरकारी स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाएं हो, इसका प्रयास भी सरकार कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो अभी भी शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से खामियां हैं,
बच्चों को बुनियादी जो सुविधाएं हैं स्कूलों में वो नहीं मिल पा रही हैं। फतेहपुर की चाहे तस्वीर हो, जहां सर्वोदय विद्यालय, यहां पर बच्चों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं, बिजली नहीं है, पंखा उनको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो बच्चे अब आंदोलित हैं। और ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है कि ये आंदोलन अब जेन अल्फा यानी कि 10, 12, 13 साल के ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। आगरा की अगर बात करें, आगरा में एक स्कूल जहां पर 20 साल से स्कूल में बिजली ही नहीं है, वहां महज 12 बच्चे हैं और 7-6 शिक्षक हैं। तो अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो इन मासूम बच्चों को अब बाहर निकलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कौन कौन से लोग अपने ऐसे लड़ के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे? अगर अब ये मासूम बच्चे भी अपने अधिकार के लिए इनको लड़ना पड़ेगा, तो फिर हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दावे क्या है, उनकी जमीनी हकीकत क्या है? चंद्रेश जी, आपने सवाल सुना, जवाब दे दीजिए। चंद्रेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चंद्रेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? मुझे लग रहा है चंद्रेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से उनके पास आएंगे। इस बीच हमारे साथ ब्रजभूषण सिंह जी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। ब्रजभूषण सिंह जी, इससे पहले भी हम इस विषय पर चर्चा लेकर आ चुके हैं और उस चर्चा में आप भागीदार थे। इन बच्चों को आखिर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। पिछली चर्चा में भी हम जब बात कर रहे थे कि जेन जी का आंदोलन हमने देखा है, तमाम आंदोलन हमने देखे हैं, लेकिन जेन अल्फा जो 10, 12, 13 साल के बच्चे हैं, जिसको जेन अल्फा कहा जा रहा है, ये बच्चे अब आंदोलन कर रहे हैं और समस्याएं वही हैं जिन समस्याओं के लिए हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। मिड डे मील में बच्चों को कीड़े मिल रहे हैं, बिजली पानी और बैठने की उचित व्यवस्था बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो आखिर अगर मासूम बच्चे भी आंदोलन के लिए अगर मजबूर होंगे तो फिर हमारा शिक्षा तंत्र, जिसको सब कुछ ऑल इज वेल होने का दावा किया जाता है, वो कैसे हो सकता है? देखिएगा, शायद उनकी ऑडियो ऑफ है आपके एंड से, तो हम लोग तक ऑडियो नहीं आ रही है। टेक्निकल टीम विजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज देख लीजिए, मनोज जी की ऑडियो हम तक नहीं आ रही है। हम अपने साथियों से कहेंगे कि मुझे लगता है कि हमारे सभी साथियों के पास हमारी आवाज नहीं जा रही, उसको ठीक करेंगे। हम अपने साथ मेहमानों से एक बार फिर से कहेंगे कि आप हमें सुन पा रहे हैं? आप सभी लोग, क्या आप सभी लोग हमें सुन पा रहे हैं? जी। ब्रजभूषण सिंह जी, अब हम आपके पास आएंगे। मुझे लग रहा है मेरी आवाज आप सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी व्यवधान था। अब मेरा सवाल फिर से चंद्रेश जी से ही हम कर लेते हैं। चंद्रेश जी, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो और राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अब जेन अल्फा यानी 10, 12, 13 साल के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको स्कूलों में बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वो स्कूलों में बिजली और स्वच्छ पानी, बैठने के लिए उचित व्यवस्था, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मिड डे मील में उनको कीड़े मिल रहे हैं, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर इन मासूम बच्चों को भी अगर इनके अधिकारों के लिए, इनकी जो बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तो फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बुनियादी सुविधाओं का जो दावा किया जाता है वो व्यवस्थाएं कैसी हैं? चंद्रेश जी, देखिए, देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं। 2-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं, इसके आधार पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का आप इस तरीके से मूल्यांकन नहीं कर सकते जी। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई बदहाली है, कोई समस्याएं हैं, कोई प्रशासनिक लापरवाही है, तो ये चिंता का विषय है और इस संबंधित मामलों की बारीकी से जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने पीएम श्री के माध्यम से तमाम शिक्षण संस्थाओं का, स्कूलों का, कॉलेजों का आधुनिकीकरण करने का कार्य किया है। बिहार में अकेले 3 साल के अंदर लगभग 3 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती हुई है जी। उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षकों की भर्ती हो रही है। मध्य प्रदेश में भी शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हो रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में भी तमाम शैक्षिक संस्थाएं खोली जा रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं। आईआईटी और एम्स की संख्या को एक्सटेंड किए जा रहे हैं, आईआईएम की संख्या को बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसी एक घटना या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के किसी एक घटना के आधार पर
देश की शिक्षा व्यवस्था को आप बदहाल नहीं बता सकते। मैं मानता हूं जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो चिंता का विषय है। संबंधित मामलों की जांच होनी चाहिए और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि देश की नौकरशाही में अभी भी बहुत सारे लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं जो भ्रष्टाचार और अनियमितता में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसी की हो, कहीं भी कोई अव्यवस्था है तो स्वीकार योग्य नहीं है। मैं ऐसी घटनाओं की निंदा करता हूं, इस तरह की अव्यवस्थाओं की निंदा करता हूं, यद्यपि कि हमारी सरकार है, लेकिन इस घटना के आधार पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना उचित नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में यूपीए की तुलना में एनडीए की हमारी सरकार ने बेहतर कार्य किया है और शिक्षा को गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। न सिर्फ शिक्षा को गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है, बल्कि शिक्षा का आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकरण करने का भी कार्य किया है। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत भारतीय के ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का काम भी हमारी एनडीए की सरकार ने बेहतर तौर पे किया है। इसलिए यह प्रशंसा के योग्य है, सराहना के योग्य है, लेकिन साथ ही साथ जो इस तरह की अनियमितता है, बारीकी से इस मामले की जांच भी होनी चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए चंद्रेश जी, पहले भी हमने कहा था कि सारी शिक्षा व्यवस्था में ये तस्वीरें ऐसा नहीं है, तमाम स्कूलों में काम भी हुआ है और बेहतर शिक्षा की तस्वीरें भी देखने को मिली। लेकिन जहां तस्वीरें अगर बदहाल हैं तो उन तस्वीरों की हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। आगरा की अगर हम बात करें, ये सूरजमल इंटर कॉलेज है, ये 20 साल से इस विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं है। महज 12 बच्चे इस स्कूल में बच्चे हैं। कभी इस स्कूल में सैकड़ों बच्चे हुआ करते थे। 6 शिक्षक हैं और स्कूल की व्यवस्था ऐसी है कि अब लावारिस बिल्डिंग पड़ी हुई है, पूरे बिल्डिंग में बैठने और उसके उचित व्यवस्थाएं भी नहीं है। फतेहपुर की अगर हम बात करें, फतेहपुर में जो सर्वोदय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, वहां पर बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं है, पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा है, पंखे की व्यवस्था नहीं है। 40 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे गर्मी में स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें हमारे अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं। चंद्रेश जी, ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें हमारे अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, हमें कब तक ड्यूटी बेंच पे बैठाया जाएगा, हमें कब अच्छी व्यवस्था मिलेगी, हमें कब साफ पानी पीने को मिलेगा। तो ये बुनियादी अगर सुविधाएं जिन विद्यालयों में नहीं है वहां विकसित करने की जिम्मेदारी किसकी है? चंद्रेश जी, देखिए, आपकी आवाज तो ऑडिबल नहीं थी, तो आपने किस तरह के क्या प्रश्न खड़ा किए हैं ये तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन आखिरी जो आपके शब्द थे, निश्चित रूप से शिक्षा के अंदर या किसी भी व्यवस्था के अंदर जो समस्याएं हैं उस पर सवाल खड़ा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार को उस पर कार्रवाई करना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये देखिए कि जब पिछली सरकारें समाजवादी पार्टी की थी या कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय शिक्षा की क्या स्थिति थी, कितने स्कूल थे, कितने कॉलेजेस थे, न कहीं स्कूल थे न कहीं कॉलेज थे। बिहार की स्थिति पिछले 3 साल में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हमने की है। उत्तर प्रदेश में अभी 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई है। पहले इनकी सरकार में 10-10 साल 5-5 साल में कोई भर्ती नहीं आती थी। लगातार नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करके नहीं, हम ये नहीं कह रहे भाई चंद्रेश जी कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप पीएमसी विद्यालय लेकर आए, आप क्या मेरी आवाज चंद्रेश जी मिल पा रही है? शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य हुआ पैनल में जुड़े सभी साथियों को क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की 2-4 घटनाएं आप दिखा सकते हैं, लेकिन इस आधार पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। नहीं, मैं मूल्यांकन कहां कर रहा हूं, मैं कहां कर रहा हूं मूल्यांकन कर रहा हूं? जहां पर अव्यवस्थाएं हैं, जहां समस्याएं हैं, उसकी बात तो करनी ही पड़ेगी, उसकी बात तो करनी ही पड़ेगी। की गई है, इस बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या बिहार सरकार का पीठ नहीं थपथपाया जाना चाहिए? हाँ, मिड डे मील में और इस तरह की कहीं अनियमितता आई है तो ये चिंता का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और कोई प्रशासनिक लापरवाही या अनियमितता है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि देखिए,
प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो केवल सरकार के माध्यम से नहीं चलते, वो कम्युनिटी के माध्यम से भी चलते हैं। वहां का समुदाय क्या कर रहा है, ग्राम प्रधान क्या कर रहा है, वहां के पंचायत के लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग देखने और जांच करने नहीं जाते? वहां का बीईओ क्या कर रहा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहा है? तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और यदि इस तरह की व्यवस्था में प्रधान से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी और बीईओ तक इन्वॉल्व हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ब्रजभूषण जी आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का हमें इशारा मिल रहा है, एक छोटे से तो हम भी खा सकते हैं। ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार, समस्याएं बेशुमार और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। रत्ना पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रत्ना पांडे जी, वैसे तो तमाम आंदोलन की आप साक्षी भी रही हैं, तमाम आंदोलन में आपने हिस्सा भी लिया है, तमाम ऐसे आंदोलन आपने देखे भी हैं, लेकिन आज जैन अल्फा जिनकी हम बात करें 10, 12, 13 साल के बच्चे आंदोलन के लिए मजबूर हैं, आंदोलन कर रहे हैं वो। और आंदोलन किस बात के लिए कर रहे हैं? बुनियादी सुविधाएं, स्कूलों में उन्हें पंखा नहीं, हवा नहीं मिल पा रही है, गर्मी में वो पढ़ाई कर रहे हैं, बैठने के लिए बेंच उनको नहीं मिल पा रही है, और तमाम समस्याएं हैं। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं मिड डे मील में कीड़े मिल रहे हैं, उसको विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई शिक्षक महोदय इसको ठीक करिए, क्या ऐसा खाना हम कब तक खाते रहेंगे? और इसको लेकर जब समस्याएं खत्म नहीं हुई तो बिहार के गया से, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, आगरा से और मध्य प्रदेश के तामिया से, ये तमाम जगह से तस्वीरें आई जहां पर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। आखिर इन बच्चों को अगर ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा तो फिर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से हैं, इस पर क्या बात नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? सभी को नमस्कार के साथ मैं ये कहूंगी कि ये प्रश्न तो सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए। रील बना रहे हैं आजकल, इस पर रील उन्हें तत्काल बनानी चाहिए। रात के 12 बजे फ्रेंड्स, मैं शिक्षा का स्तर पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका हूं और मैं आपको गले लगा के कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 10 साल में 1 लाख स्कूल बंद करवा चुका हूं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अब छोटे छोटे बच्चे भी, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि स्कूलों में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं FIR दर्ज करा सकता हूँ फ्रेंड्स। रील बनानी चाहिए इस पर निसंदेह, क्योंकि शर्म और कालिक तो बची नहीं दुनिया में। और मैं ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा। 2010 में राइट टू एजुकेशन लेके आए थे हम जी, इन सभी बच्चों के लिए। इन्होंने क्या किया? अभी बैठ के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में कोई शिकायत नहीं है। भाई साहब, 2026 में 27 जो सत्र चल रहा है, इसमें 558 विद्यालयों पर मिड डे मील की शिकायत दर्ज है और जांच चल रही। और आप कह रहे थे BLO को, कम्युनिटी को साथ देना चाहिए। 2019 में एक पत्रकार को योगी आदित्यनाथ जी ने मिड डे मील कवर करने के लिए जेल भेज रखा है। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? किस प्रशासन की? और कहां है सरकार? कहां है पहले गृह मंत्री? फ्रेंड्स, सब गायब है, मैं कुछ नहीं कर सकता फ्रेंड्स। अब इसके आगे बताती हूँ। रिटेंशन रेट, यूडाइस सरकार की संस्था है, उसने 2026 में बताया है प्राइमरी लेवल के बच्चे 98% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। कौन जिम्मेदार है? बेंच नहीं दीजिएगा, जमीन पर बैठाएंगे। बैठा लेंगे हम तो कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स शर्म तो आती है नहीं। जब हम कीले और कांटे और पैलेट गन चलवा सकते हैं फ्रेंड्स, तो जो जिंदा बचा है उसको कीड़े खिला ही सकते हैं। कीड़े में क्या हड्डी तो है नहीं, चबा लेंगे फ्रेंड्स। बेशर्मी की हद है ये। और ये आ जाते हैं अटल आवासीय योजना के बारे में बात करने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भारत में शिक्षा के बजट को कितना कहा गया? कहा गया था लगभग GDP का 6% शिक्षा बजट होना चाहिए। 2026-27 में कितना है? 2.5%। क्यों घटाया गया फ्रेंड्स? क्योंकि मेरी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, पैसा कम पड़ रहा फ्रेंड्स। जो रोने गाने वाले, ताली पीटने वाले होते हैं, वो भी इंडिया से धो के ले जाने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा कम भी पढ़ो, कम पढ़ेगा तो तलवारबाजी करेगा इंडिया। अगर पढ़ लेगा तो सड़क पे आके सवाल तो करेगा ही इंडिया। इस शिक्षा के अधिकार के लिए सबसे खुशी और सबसे सकारात्मक बात यह है
कि मेरे देश के बच्चे जागृत हो चुके हैं, अब वो सवाल पूछना सीख चुके हैं और अब वो फ्रेंड्स को फ्रेंड्स नहीं रहने देंगे जी। रात भर जगाएंगे और रात भर रील बनवाएंगे। जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, विपक्ष से भाग लीजिए, संसद छोड़ के भाग जाइए, लेकिन आप तक, आपके अधिकारियों तक शाबाशी देती हूँ उन बच्चों को जिन्होंने बिहार में ये कहा कि जिला अधिकारी से नीचे किसी से बात नहीं करेंगे। उन्हें अपने अधिकार पता है और क्रांति ये बच्चे लाएंगे। नहीं ठीक है, ठीक है रत्ना जी, आपकी बात आ गई। निश्चित रूप से बिहार के गया में जब बच्चे आंदोलित हैं तो अधिकारी, छोटे अधिकारी जब गए तो उन्होंने, बच्चों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं डीएम साहब से नीचे से किसी अधिकारी से मिलने वाला नहीं हूं। मैं चंद्र जी आऊंगा, जवाब लूंगा। अनिल, मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। हमारे साथ रजत जी जुड़े हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्कर्ष चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं। उत्कर्ष चौहान, आप कई बार ऐसी चर्चाओं में, जैन जी से जुड़ी तमाम चर्चाओं में आप शामिल हो चुके हैं। आज जो युवा है, आप लोग भी आंदोलन कर रहे थे और जंतर मंतर पर आपने आंदोलन किया और उस आंदोलन को सरकार झुकी भी और आपकी मांगे भी मानी। अब जेन अल्फा जो 10-12 साल के बच्चे हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर और शायद इंस्पायर हुए होंगे जैन जी से कि भाई देखिए ये इनकी समस्याएं सॉल्व हो गई, अब हमारी समस्याएं हम अभिभावकों से कह रहे हैं वो मजबूर हैं, शिक्षकों से कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल शिक्षक कर रहे हैं, बच्चियां कह रही हैं शौचालय नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि बेहतर स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, तो कई जगह शिक्षक कह रहे हैं कि शौचालय आप खुद साफ कर लीजिए। ऐसा व्यवहार बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के आंदोलन को लेकर आप क्या कहेंगे? जैन जी जिस तरीके से अभी तक आंदोलित था उसकी मांगे पूरी हुई, क्या इन जैन अल्फा के बच्चों की जो मांगे हैं ये भी पूरी होंगी, इनको सुविधाएं मिलेंगी? जी मनोज जी, सर्वप्रथम धन्यवाद। और दूसरी चीज ये कि हम बात तो कर रहे थे अभी पीएम श्री की, और हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल विकास की क्लासरूम्स में, लेकिन बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी और ई लर्निंग बोर्ड तो तब लगेगा ना जब जो तीसरी से लेके पहली तक के बच्चे साथ में बैठना बंद करेंगे। हमारे पास तो ऐसे स्कूल हैं जहां पता चलता है 6ठी से 8वीं तक का बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है और पहले से 5वीं तक का बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है। तो हम तो क्लासरूम्स तक सेपरेट प्रोवाइड नहीं करा पाते, वॉशरूम तो बहुत दूर की बात है। फिर बात आती है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, कितना रेवोल्यूशनरी कदम है। मैंने हमेशा डिबेट में ये क्वेश्चन उठाया है, कदम तो बहुत रेवोल्यूशनरी, लेकिन पता नहीं इंप्लीमेंट शायद 2047 तक होगा, जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि 2047 विकसित भारत और ये सब दुनिया भर का, हम लोग विकसित भारत की परिकल्पना तक नहीं कर सकते तब तक जब तक हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है, यानी कि हमारा हेल्थ, हमारा एजुकेशन और हमारा जो शेल्टर है, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज तक हम पूरी नहीं कर पा रहे, हम क्या विकसित 2047 का विकसित भारत बनाएंगे? तो ये एक तरीके से जिसको कहते हैं ना, मैंने आप इसी डिबेट में कुछ दिन पहले बोला था कि भारत में एक प्रेशर पॉइंट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है, जब एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी को जवाबदेही देते हुए रेजिग्नेशन देना पड़ा था। तो वो इसी का ही अगला चरण मान लीजिए कि अब हर छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में मोबाइल फोन है उनको अपने अधिकारों के बारे में पता है। आप 2009 में बिल राइट टू एजुकेशन 2010 में पारित हो गया था, लेकिन राइट टू एजुकेशन सिर्फ अभी जैसे कि संविधान में ही है। अगर हम लोग अभी भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कराने जाते हैं, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हुए भी, तो ऐसा एलियनेटेड जिसको माहौल मिलता है कि उनका एडमिशन नहीं करा पाते हैं। तो ये तो और फिर आप अगर कहिए कि सोशल स्ट्रेटा, जैसे कि अभी चंद्रेश जी बात कर रहे थे कि सोशल स्ट्रेटा, बीएसए, बीएलओ, उन्होंने 10 बातें की, लेकिन महोदय कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और जिस 2 प्रदेशों की बात हो रही है वहां दोनों जगह आप ही की सरकार है, दोनों जिसको आप कहते हैं ना डबल टिकट सरकार। तो फिर आप मान लीजिए कि आपकी डबल टिकट सरकार का जो इंजन है वो टूट चुका है, तो हम मान लेंगे कि लोअर लेवल पे दिक्कत आ गई। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहिए। हम रजत जी आपका रुख करेंगे और अभी मौलिक जी भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी जाएंगे और जानेंगे कि ये तस्वीरें सुखद हैं क्या। लेकिन उससे पहले अभी रजत जी का ही रुख करेंगे हम। रजत जी, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की हम हमेशा बात करते हैं और पिछली सरकारों की अगर हम बात करें तो पिछली सरकार अपने तरीके से प्रयास करती है, लेकिन तब भी बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हो गई थी, हम ऐसा नहीं कहेंगे। मौजूदा समय में भी सरकार तमाम दावे कर रही है और तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने की बात करे, लेकिन बच्चे अगर आज और छोटे छोटे बच्चे वो अगर आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं तो क्या व्यवस्थाएं ठीक हैं? कुछ ही स्कूलों की सही, हम ये नहीं कह रहे सभी स्कूलों की, कुछ ही स्कूलों में अगर व्यवस्थाएं ठीक है तो वहां पर ठीक क्यों नहीं होनी चाहिए? और इन छोटे छोटे बच्चों जिनको जैन अल्फा कहा जा रहा है, और तमाम लोगों ने इन बच्चों के आंदोलन को अपने ट्विटर हैंडल और एक्स पोस्ट पर साझा भी किया, तमाम बड़ी हस्तियों ने, चाहे वो गया के स्कूलों की बात हो चाहे फतेहपुर के स्कूलों की बात हो। चंद्रशेखर रावण जो सांसद है उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। तो कुल मिलाकर इन बच्चों को लोग
ये बात कर रहे हैं कि ये सुखद तस्वीरें हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो डिजिटल युग के बच्चे हैं, ये जागरूक हो चुके हैं, इनको भी अपने अधिकारों का भान है। रजत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी चर्चा में शामिल करने के लिए। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं मशहूर शायर है मसहर अफरीदी जी, उनकी 4 लाइनों से अपनी चर्चा शुरू करूंगा कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म लोग, जिनकी केंद्र में सरकार चल रही है तीसरे टर्म की, और उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गए हैं, ऐसी सरकार जो शिक्षा से लेकर के भगवान राम तक सबका जो है वो चोरी कर चुकी है। चाहे वो पेपर चोरी हो, चाहे चढ़ावा चोरी हो, चाहे चंदा चोरी हो, चाहे भूमि की चोरी हो, चाहे वोट चोरी हो, चाहे महिलाओं का आरक्षण चोरी हो। ऐसी सरकार जो सिर्फ चोरी के दम पे चल रही है, वो आज शिक्षा के नाम पे जो है पिछली सरकारों के ऊपर दोषारोपण कर रही है। इनकी पूरी सरकार पिछले के 70 साल के कमियां गिनाने में ही लग गई, और ये आगे अपने अपने क्या बताएंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ बताने के लिए रहा ही नहीं है। और शिक्षा पे देखिए, शिक्षा और भारतीय जनता पार्टी, इनका आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनके नेता फर्जी डिग्री वाले, इनके शिक्षा मंत्री कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, और जो अभी नए नए बनाए हैं पता चला है कि वो बीए पास है। बीए पास की आजकल क्या वैल्यू है सबको पता है। तो 8 में बीए पास तो शिक्षा मंत्री बना दे रहे हो आप। वो हिंदुस्तान जिसमें एक प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, आपको शिक्षा मंत्री नहीं मिल रहा है पढ़ा लिखा। अरे हम लोगों को बता देते, हम दे देते। हम एक से एक पढ़े लिखे नेता है हमारे यहाँ पे। शिक्षा ऐसी व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं। ये 4 बार 4था शिक्षा मंत्री है जो उन्होंने बदला है। और स्मृति ईरानी से लेकर के और ये प्रहलाद जोशी तक, आप इनका सबका बायोडाटा उठा करके देख लीजिए कि इनमें से कोई भी क्या शिक्षा व्यवस्था संभालने के लायक है? नहीं। मौजूदा शिक्षा मंत्री, उसके बाद 2 विभाग पहले से आपने तीसरा उसको दिया, शिक्षा को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया। अरे शर्म नहीं आती है बेशर्मों को? शिक्षा जैसी जो है मजबूत व्यवस्था को एक ऐसा मंत्री को दिया जिसके पास पहले से 2 प्रभार हैं, आप उसको अतिरिक्त प्रभार दे रहे हो। शिक्षा अतिरिक्त प्रभार है, शिक्षा सबसे मेन प्रभार होना चाहिए, शिक्षा सबसे मेन व्यवस्था होनी चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रजत जी, वो ठीक है, हम देश की बात है। और 1 लाख, लेकिन ये जो चाहे बिहार की तस्वीरें हों, राजस्थान की तस्वीरें हो, मध्य प्रदेश से तस्वीरें आ रही, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे अगर आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं, तो इन बच्चों को भी बुनियादी सुविधाओं का भान है और उसके लिए वो संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मनोज जी, अब वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अब जो है, अब युवा जनता, महिलाएं, नौजवान सब जाग गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है। पता चल गया है इनका मुखौटा जो इन्होंने डाल रखा था, जो इन्होंने काट की हांडी चढ़ा रखी थी, वो अब उनकी जो है उतरने वाली है। सबको, जन को, छोटे छोटे बच्चे को पता चल गया है कि चौकीदार चोर है, असली चौकीदार जो है वही चोर है। ये अब जन को पता चला है। जैसे कभी जन जो है छोटा छोटा बच्चा बोलता है ना कि अगली बार पता नहीं क्या ये लोग बताते थे, ये अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार। तो हम आगरा के जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, रजत जी, आगरा के जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, 20 साल से वो बदहाल है और उसमें आपके भी सरकार का योगदान रहा है। ऐसा नहीं कि अभी यही सरकार ये सरकार नहीं कर रही, तो पीछे की सरकारों ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठा दिए हैं, क्रांतिकारी काम कर दिया है। मनोज जी, नई सरकार इसलिए बनाई जाती है कि वो पिछले सरकार से जो कमियां रही हो उनको पूरा करे। हाँ, ये ठीक है। ना कि इसलिए कि वो पिछली सरकार की कमियां बिना करके उस गड्ढे को और बड़ा गड्ढा कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकार के गड्ढे भरने के बजाय और बड़े गड्ढे खोदने का काम किया है। इन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार किया है। आज देखिए जो हाईवे बन रहे हैं, 13 दिन में हाईवे धस जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए के हाईवे, मतलब अनाप शनाप पैसा आप जनता का लूट मचा रखी है आपने। एक राम से आपकी सरकार शुरू होती है और राम से खत्म हो जाती है। उस राम को आपने नहीं छोड़ा तो आप बच्चों को क्या छोड़ेंगे, आप शिक्षा को क्या छोड़ेंगे? ऐसी सरकार जो राम के नाम का पैसा खाई जा रही है, वो तो शिक्षा का खा ही जाएगी ना। ये साबित चोर हो चुके हैं। हम लोग कहते हैं ना लास्ट में हेंस प्रूव्ड, तो यहाँ चोर लिख करके भारतीय जनता पार्टी चोर, चौकीदार चोर के नीचे अब हम लोग हेंस प्रूव्ड लिखने लगे हैं। ये बच्चे को पता है कि जो है ये सरकार चोरी की सरकार है और ये सरकार अब जाने वाली है। चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे रोजगार हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे किसी भी तरीके के विकास की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ठीक है रजत जी, इस सरकार को जाना ही पड़ेगा।
इसके अलावा कोई विकल्प इसके ठीक है रजत जी, आपकी बात आ गई। शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजभूषण सिंह जी। ब्रजभूषण सिंह जी, पिछली बार भी आप चर्चा में शामिल थे। ये जो बच्चे हैं जेन अल्फा जिनको कहा जा रहा है, ये बच्चे भी अब अपनी जो बुनियादी सुविधाएं जिनको मिल नहीं रही, स्कूलों में जो उनके साथ जो अभद्रता हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे हम अगर इज्जत दे रहे हैं तो हमको इज्जत चाहिए, शिक्षक हमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। उनको ये पता है, बच्चियां कह रही हैं कि शिक्षक से कि सर स्कूल में जो टॉयलेट है गंदे हैं, शिक्षक की भाषा है कि खुद साफ कर लीजिए। ऐसे ही स्कूलों में बेंच नहीं, पंखे नहीं, पीने का स्वच्छ पानी नहीं। तो ये बच्चे अब आंदोलित हैं। इन बच्चों के आंदोलन की और अब नई तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी सामने आई हैं। मिड डे मील में कीड़े मिल रहे हैं, तो बच्चे अब निकल कर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम ये खाना नहीं खाएंगे ज्यादा दिन। अब तो कहने का मतलब है डिजिटल युग के ये बच्चे हैं और अब इनको भी अपने अधिकारों का भान है कि उनके साथ गलत हो रहा है, अब उसके लिए वो भी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। मानस जी, आपको और समस्त पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा विमर्श का विषय है, लेकिन बात यह है कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत में ये आपके दावे झूठे हैं। स्थितियां उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। एक तरीके से देश दो हिस्सों में बढ़ता चला जा रहा है, एक अमीर देश, एक गरीब देश। जो गरीब देश में 95% 90% बच्चा सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते थे, उन सरकारी स्कूलों में मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं और बड़ी जोरदार आवाज में कहता हूं कि चाहे श्वेत पत्र जारी हो जाए, चाहे शिक्षाविदों की टीम लग करके सर्वे कर ले, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इनके किसी भी सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 2 कमरों में क्लास 5 तक के बच्चे 2 अध्यापकों से नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम विगत 10 वर्षों से देखें तो जो सबसे बड़ी कमी आई है, जैसे मैं तमाम सरकारी अध्यापकों से साक्षात्कार करता हूं, बातें करता हूं, वो बोलते हैं कि भैया हमें इतना ज्यादा मतलब फोटो अपलोड करके भेजना है, फोटो अपलोड करके भेजना है। यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिले की शिक्षा अधिकारी के बीच में ब्लॉक के शिक्षा अधिकारियों के बीच की एक पूरी की पूरी फौज तो खड़ी कर दी है, लेकिन स्कूल में टीचर्स नहीं है, रूम्स नहीं है, कहीं है भी तो उनके अन्य कामों में लगाया जा रहा है, उनको अन्य इतना काम दे दिया जा रहा है कि शिक्षा छोड़ के बाकी वो सब कर रहे हैं जी। तो मात्र 2 अध्यापक में एक अध्यापक तो लगभग इनकी नीतियों के पीछे बीमार है, जो बीपी का मरीज हो जाता है, अपनी जांच कराता रहता है। एक अध्यापक, इनके अधिकारी तक कहते हैं कि आप फोटो अपलोड करिए, और इतनी फोटो अपलोड होती है एक दिन में 10 से 12 बार, इतनी सूचनाएं मांगी जाती हैं कि मात्र कागजों में इस देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। और जब देश की शिक्षा व्यवस्था कागजों में सीमित हो जाएगी, मैं 1980 के पहले, 1990 के पहले के सरकारी स्कूलों को याद करता हूं। उन सरकारी स्कूलों ने देश को इतने नैतिकवान और विद्वान न केवल शिक्षक दिए, IAS ऑफिसर्स दिए, डिप्लोमेटिक्स दिए, पॉलिटिशियंस दिए, साइंटिस्ट दिए, इंजीनियर्स दिए। लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है कि पूरे देश में 1% भी बड़े पदों पर सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा नहीं आ रहा है। सरकार की शिक्षा व्यवस्था संदेह के घेरे में है, बुरी तरीके से जनता से दूरी बन चुकी है। गांवों तक में भी प्राइवेट स्कूल भी 2-2 कमरों में चल रहे हैं, लोग वहां पर फीस दे दे करके पढ़ा रहे हैं, इनके विज्ञापनों के माध्यम से कि वहां पर शायद लाइव बन जाए, और वहां पर 10-20 बच्चे हैं जो धीरे धीरे स्कूल बंद हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने शिक्षा से अपने हाथ पीछे खड़े कर लिए हैं, शिक्षा से उसने अपनी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर ली है। ठीक है, शायद सरकार चाहती है कि शिक्षा में कोई सरकारी निवेश ना हो, स्कूल बंद हो जाए। क्योंकि मानव जी, पहला सवाल ये है कि इतने स्कूल बंद कैसे हो रहे हैं? पहले वो स्कूल खोले गए, उस समय जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या बढ़ी, और उसके बाद स्कूल बंद हो रहे हैं। तो नहीं, यही महत्वपूर्ण सवाल है, मोह बंद हो रहा। ठीक है, जनता का सरकारी स्कूलों से मोह क्यों भंग हो रहा है? हाँ, जनता का मोह इसलिए भंग हो रहा है क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, उस शिक्षा से आप सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़े हैं। ठीक है, आपने बुनियादी ढांचे को ब्रजभूषण जी, आपकी बात आ गई,
आपकी बात आ गई। हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव जी अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हम आपका रुख करें। प्रदीप जी, आजादी के तमाम इतने वर्ष बीत गए हैं, लगातार शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि सरकारी विद्यालय से ही पढ़े हों और तमाम लोग सरकारी विद्यालय से निकलकर बड़े हायर पद पर पहुंचे, बड़े उच्च पदों तक पहुंचे, और तमाम सरकारें समय के साथ साथ ये दावा करती रहीं कि शिक्षा व्यवस्था को हम बेहतर कर रहे हैं, खासकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें। और उसके बावजूद भी पहले सरकारी विद्यालय ही मुख्यतया हुआ करते थे और सरकारी विद्यालयों में इतने बच्चों की संख्या हुआ करती थी। धीरे धीरे एक तरफ विकास होता गया शिक्षा का, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का जो दावा होता रहा, और दूसरी तरफ बच्चे जो है स्कूल छोड़ते चले गए, सरकारी स्कूल। और आज सरकारी स्कूलों की दशा ये है, आज सरकारी स्कूल का कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि गरीबों के ही बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। सरकार बेहतर व्यवस्थाओं की दावा कर रही है और बेहतर व्यवस्थाओं में आज इन तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर सब बेहतर व्यवस्थाएं, तो इन बच्चों को पानी के लिए, पढ़ाई के जो तमाम साधन है उसके लिए, आंदोलन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? जी प्रणाम, पैनलिस्टों को भी मेरा प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम जी। शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009 में पारित हुआ था कि सबको समान शिक्षा दी जाए, और विगत 25-30 साल से सरकारी स्कूलों का स्तर डे बाय डे गिरता चला जा रहा है। तो प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाओं का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। इसमें सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि सरकारी स्कूल का स्तर बढ़े, उसकी गुणवत्ता बढ़े, उस पर ध्यान दिया जाए, और प्राइवेट स्कूलों को सख्त उन पे कार्रवाई की जाए, उन पे कंट्रोलिंग पावर की जाए, जिससे कि प्राइवेट स्कूल आगे ना बढ़े। इसमें अधिकतर जो निजी स्कूल कॉलेज हैं वो सब पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए हमारे नेताओं के स्कूल कॉलेज संचालित हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। ये निजी स्कूल सरकार का, सदन के लोगों का स्कूल कॉलेज है, इसीलिए सरकारी स्कूल नहीं पढ़ रहा है। ये नेता नहीं चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का स्तर बढ़े, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाए। आज से 30 साल पहले हमारे समय में अधिकतर लोग IAS, IPS, जज, डॉक्टर सब सरकारी स्कूल से निकलते थे। आज क्या कारण है? सरकार को इस पे समीक्षा करनी चाहिए, इस पे गहन विचार करना चाहिए कि हमारे देश के 120 करोड़ लोगों, अभिभावकों का शोषण हो रहा है। और नीट की जो प्रॉब्लम है वो आज की प्रॉब्लम नहीं है। विगत 40 सालों से एक निजी स्कूल का, कॉलेज का, उसका निजी स्कूल भी चलता है और अस्पताल भी चलता है। तो 30 साल पहले वो MBBS का पेपर आउट करा देता था। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये विगत 40 सालों की प्रॉब्लम है शिक्षा की। और ये हमारे देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का स्तर बढ़े। क्यों? क्योंकि सदन में बैठे हुए निजी स्कूल कॉलेज, चाहे MBBS का स्कूल, चाहे BTech का कॉलेज, कोई निजी शिक्षण संस्था हो, आप उठा के देख लीजिए, सब जनप्रतिनिधियों। लेकिन प्रदीप जी, क्रांति की बात तो सब करते हैं, लेकिन सरकार समय के साथ सरकार बदलती रही, पिछली सरकारें या उसके बाद की सरकारें या मौजूदा सरकारें, क्रांति सबने की है, व्यवस्था सुधरी नहीं। 2008 से काम कर रहा हूं, मुझको मारने की धमकी दी गई, मेरे ऊपर गोली चलाई सरकार के लोगों ने। विगत 20 सालों से मैं 25-30 साल से काम कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, और 2018 में शिक्षा एक्ट बनाया, 30 निर्धारित कमेटी बनाई गई, सरकार ने बनाया। बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया सरकार ने, लेकिन उस पर आज तक किसी भी इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया अभिभावकों के हितों के लिए। ये देश का दुर्भाग्य है। ठीक है कि हमारे प्रदीप जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मौली सेठ जी, देश की जानी मानी पत्रकार मौली सेठ जी हमारे साथ जुड़ी हुई। मौली सेठ जी, आपसे 2-3 सवाल हम उनका जवाब चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल मौली सेठ जी ये कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो जेन अल्फा 10, 12, 13 साल के बच्चे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं या अब वो आंदोलित हो रहे हैं, जो उनकी बेसिक मांगे ये हैं कि विद्यालय में उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन तस्वीरों को आप सुखद तस्वीरें कहेंगे या हमें गिरेबान में, आज़ादी के 78 सालों के बाद अगर ये तस्वीरें हैं तो हमें अपने गिरेबान में झांकने के लिए तस्वीरें मजबूर करती हैं? पहला सवाल ये। दूसरा कि अगर समय समय पर सरकारों ने अगर बेहतर काम किया तो फिर सरकारी स्कूल बदहाल होते क्यों चले गए?
और वो आज बदहाली की कहानी कह रहे हैं। और सरकार और प्राइवेट स्कूल वो बढ़ते चले गए और आज वो शोषण का अड्डा बने हुए हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, बच्चे छोटे आंदोलन कर रहे हो या जेनजी आंदोलन कर रहे हो, उनकी तमाम समस्याएं जिसको लेकर सरकारें गंभीर होने का दावा तो करती हैं, लेकिन तस्वीरें जो सब कुछ बयां कर देती हैं, ये तस्वीरें कैसे बदलेंगी, कैसे सुधरेंगी? देखिए, जो पहला प्रश्न था, आप ही बताइए, अगर मेरे घर का बच्चा लड़ रहा हो और अपने जायज हक के लिए लड़ रहा हो तो वो तस्वीर सुखद तो हो ही नहीं सकती जी। रही बात अपने गिरेबान में झांकने की, आपकी मतलब थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन दुखद बात है, आपके सवाल से एक ही चीज आई कि हम अपने गिरेबान में झांके, हम देश पे समस्या आए तो समाधान के लिए आगे आए, पर जिन्हें चुनकर हमने भेजा है इस काम के लिए, वो सिर्फ हमसे अनुरोध करेंगे, हमसे कहेंगे कि आप देखिए, अगर हमें ही देखना था। और जो बात बहुत अरसे से, ये आज की समस्या नहीं है, मैं भी मानती हूँ, सब कह रहे हैं और मैं भी मानती हूँ, लेकिन बदलाव क्यों किया जाता है? जो हो रहा है उस पर लगाम कसे और एक नई चीज, एक नई जमीन तैयार हो। तो अगर बदलना ही नहीं था कुछ, तो फिर हम अपने गिरेबान में झांके कि हमने ऐसी झूठी उम्मीद लगाई क्यों कि बदलाव आएगा। पिछले 14 साल से, 12-13 साल से हम इस बदलाव के आस में बैठे रहे, और कब तक बैठे रहे जी। और एक्चुअली हुआ क्या कि नीट के एग्जाम्स के बाद जो बच्चों का आंदोलन हुआ, उसने अब आपको सिखा दिया कि मांगने से हक नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। ये काम आज तक मजदूर करते थे, मेहनतकश लोग करते थे, लेकिन दुखद ये है कि अब ये काम इन बच्चों को करना पड़ रहा है। मजा और तकलीफ इस बात की है कि हम वोटिंग राइट नहीं देते 18 से पहले, और हम वोटिंग करने लायक बने ये अधिकार हम नहीं देते इन 12-14 साल के बच्चों को। सिलेबस बदल देते हैं अनायास, क्यों? लॉजिक नहीं है। NEP 20 की अभी बात हो रही थी, अच्छी बात है, परिवर्तन होने चाहिए और हर सरकार में होते हैं, पर उसको रिव्यू कौन कर रहा है? उसमें बैठे लोग एक्चुअली रिसर्चर हैं, शिक्षाविद हैं, या एक विशेष मानसिकता के लोग हैं जिनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में जानने वाले हैं। बच्चों के खाने में कीड़े, क्या अर्थ है इसका कि पिछली सरकार खराब खाना देती थी, हम खराब खाना देंगे? पिछले 10 साल से मैं हर बजट में चिल्ला के आप ही लोग के कार्यक्रम में बैठती हूं और कहती हूं कि शिक्षा का बजट नहीं बढ़ रहा है। आप कहते हैं देश की सुरक्षा के लिए हमें सैन्य बजट बढ़ाना है, देश की नींव मजबूत करने के लिए बजट चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मौली जी मैंने सुखद तस्वीरें इसलिए कहा था, तमाम लोगों ने इसको सुखद तस्वीरें कहा, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या ये सुखद तस्वीर है, क्योंकि उन लोगों का तर्क ये था कि ये बच्चे भी, ये डिजिटल युग के बच्चे हैं, ये भी अपने अधिकारों से वाकिफ हो गए हैं, तो ये अगर बच्चे भी अपनी, अगर पहले ऐसी तस्वीरें देखने को कमोबेश नहीं मिलती थी कि प्राथमिक स्तर के बच्चे अपनी मांगों के लिए इस तरीके से मुखरता से सामने आए, अगर ये छोटे छोटे बच्चे भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं तो ये तस्वीरें सुखद है। पहला एक पक्ष इसका, दूसरा पहलू कि अगर व्यवस्था, अब 78 सालों के बाद व्यवस्था अगर ऐसी है तो व्यवस्था के लिए ये गिरेबान में झांकने का वक्त है। मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, पक्ष विपक्ष हो सकता है, हम पक्ष एक, आपने एक जो पक्ष रखा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आंदोलन की जमीन परिपक्व मानसिकता के साथ बननी चाहिए। आर्य चंद्र जी आ रहे हैं। उनको बहुत कुछ सीखना बाकी है और वो ये सीख नहीं पा रहे हैं, इसके लिए ये लड़ने आ रहे हैं।
हमें अच्छे स्कूल दीजिए, हमें अच्छे खाना दीजिए, हमें अच्छा वातावरण दीजिए, शिक्षा का माहौल बनाइए। और मैं बहुत सारी बातों में कहूँ, अभी जो बहुत लोगों ने कहा शिक्षक ऐसा करते हैं, मैं बहुत ज्यादा शिकायत शिक्षकों से इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं सरकारी स्कूल के शिक्षकों से मिलती रही हूँ, उनके बीच उठी बैठी हूँ। लंबे लंबे अरसे तक उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, शिक्षा मित्रों की तनख्वाहों को नहीं दिया जाता है, उनका अलग तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। सरकारी स्कूल के टीचरों को SIR भी करवा लो, जनगणना भी करवा लो, सारे काम करवा लो, तो वो शिक्षा कब देंगे? तो उनका फ्रस्ट्रेशन अलग तरह से सामने आता है। अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन इन जनरल ये हो रहा है। मेरा मानना ये है कि ये सरकार की अटर फेलियर है और इसका कोई बहाना नहीं हो सकता, कोई आड़ नहीं हो सकती कि साहब पहले होता था तो हम भी ये करेंगे। आप बाकी सब में कहिए, लेकिन आप लोगों को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे, इसलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये सफलता है, इसका ढोल बजा रहे हैं, लेकिन ये सफलता कहीं जाएगी? हम कौन सी इकोनॉमी है जिसमें 80 करोड़ की आबादी भीख का भोजन खाती है? क्योंकि हम रोजगार नहीं दे पा रहे। रोजगार नहीं दे पा रहे क्योंकि हम शिक्षा नहीं दे पा रहे। हम शिक्षा, और सच बात यह है कि ये सरकारें चाहती हैं कि शिक्षित युवक या युवतियां, युवा पीढ़ी न निकले, वरना इनके भ्रम और इनके धोखे के जाल को ये मिनटों में तोड़ देंगे। और अब ये हो रहा है तो आपको छटपटाहट हो रही है। जी ठीक है, ठीक है मौली जी, आपकी बात आगे चंद्र सिंह जवाब दे दीजिए। मौली जी ने बहुत जेन्युइन सी जो सवाल है उनके जवाब दे दीजिए। सुना जी ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति में चलता बाकी पैनलिस्ट ने भी सवाल किए हैं, लेकिन आपके माध्यम से देशवासियों के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं और मैं सभी वक्ताओं पर और इस आंकड़े पर देश जरूर विचार करेगा। 2014 में इस देश में 67,398 करोड़ शिक्षा का बजट था। 2026 में 1,39,289 करोड़ बजट है, 107% की वृद्धि हुई है। दूसरी बात, एक आंकड़ा है 2014 में बीटेक की सीटें 10,000 थी, 2025 में 1850 से 19,000 IIT में सीटें बढ़ी, ये वृद्धि लगभग 85 से 95% है। MBBS की सीटें 2014 में 54,000 थी, 2025-26 यह सीटें 1,18,000 हो गई, लगभग 64,000 सीटें बढ़ी। इसके अलावा 2014 में मेडिकल कॉलेज देश में 387 खोले गए। नहीं ठीक है, 2014 में 387 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने काम नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने काम नहीं किया, और आप 780 से अधिक हैं। 780 से 142 नई केंद्रीय विद्यालय खोले गए। उत्तर प्रदेश में 18 अटल आवासीय मॉडल विद्यालय खोले गए। एकलव्य मॉडल विद्यालय पूरे देश में 703 हैं, जिसमें 499। ठीक है चंद्र जी, लेकिन जो पुराने विद्यालय हैं, जो पहले से विद्यालय संचालित हैं, उन विद्यालयों की भी सुध लेनी पड़ेगी, उनकी व्यवस्थाएं बेहतर करनी पड़ेंगी। प्राइमरी स्टेज में कहा कि इस तरह की जो समस्याएं आई हैं चिंताजनक हैं, लेकिन इस तरह की एक दो घटना पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर क्वेश्चन खड़ा करना, ये सवाल दुख का है। और ये कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही हैं, एक पार्टी, एक परिवार के लोग जो कांग्रेस की लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था बंद कीजिए, बकवास करना बंद कीजिए। यहाँ पार्टी परिवार की बात नहीं हो रही, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इसके बाद परिवार बता रहे हैं, आपके गडकरी का बेटा देश को गाड़ियां खा रहा है। चलिए हम माफी के साथ समय पूरा हो चुका है, माफी के साथ, क्योंकि अभी चर्चा में अभी सवाल आगे भी होने की संभावना है और हम निश्चित रूप से रत्ना जी के पास जाने वाले थे, लेकिन अब समय इजाजत नहीं देता है। माफी के साथ अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण चर्चा में। लेकिन ये बुनियादी अगर सुविधाएं ये छोटे छोटे बच्चे अगर मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी मांग जो जायज है, हम पूरी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जहां जहां तस्वीरें अगर बदहाली की आ रही हैं और ये जैन अल्फा यानी छोटे छोटे बच्चे अगर विरोध कर रहे हैं, इनको भी अगर प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा तो ये तस्वीरें अच्छी नहीं कही जाएंगी। ये तस्वीरें आगे ना दिखाई दें, इन बच्चों को उनके अधिकार मिले और ये बच्चे जो सवाल करने के स्थिति में है, उम्र में है,
ये बच्चे निश्चित रूप से सवाल करेंगे, क्योंकि डिजिटल युग के ये बच्चे हैं, इनको अपने अधिकारों का भी भान है और ये हक कैसे मिलता है ये भी देखते हैं और इंस्पायर होते हैं। जेन जी से भी ये सीखते हैं और दुनिया से ये सीख रहे हैं। इसलिए इन बच्चों को इनका अधिकार मिले और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि यही शिक्षा व्यवस्था, यही बच्चे देश का भविष्य गढ़ेंगे। इसलिए इन बच्चों का और इनकी शिक्षा का बेहतरी हो और इस पर सरकारों को ध्यान देना होगा। इस उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में इतना ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर